हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी की टेस्टिस को हम लगा रहे हैं, मल्टीपल कोचिंगों की टेस्टिस को लगा रहे हैं, चाहे वो एडिटेरिया हो, केजीएस हो, दृष्टि हो, इन सबकी टेस्टिस हमारे चैनल पर लग रही है। आप जरूर देख रहे होंगे। तो आज की टेस्टिस में हम केजीएस की टेस्ट नंबर 26 की बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला टेस्ट है और ये पूरा प्रॉपर हिंदी में रहेगा। तो और आप लोगों को अगर इंग्लिश में भी इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जूम कर लेते हैं और उसके बाद पहले एक एक करके क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि भारत में किस प्राचीन राजवंश ने विशेष रूप से अपने सिक्कों पर द्विभाषी मतलब कि दो भाषा को अलग अलग लिपियों का प्रचलन जो है शुरू किया था। तो द्विभाषा और दो अलग अलग लिपियों का जो प्रचलन है भारत में किस प्राचीन राजवंश के द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था। इंडो ग्रीक ने बात किया है तो अपने सिक्कों पर जो है ऐसा पहला राजवंश था जिन्होंने अग्रभाग में राजा के चित्र के साथ ग्रीक भाषा और लिपि अंकित यहाँ पर की थी और पीछे के भाग में खरोष्टी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो इंडो ग्रीक ने जो है आपका कहेंगे ग्रीक भाषा और खरोष्टी लिपि का जो है प्रयोग किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा शिल्पकारी तथा तकनीक के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? हड़प्पा की शिल्पकारी और तकनीक के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हड़प्पा के कारीगरों ने कठोर पत्थर के मनकों को काटने और उन्हें आकार देने के लिए धातुई लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता एक काष्ठ युगीन संस्कृति की सभ्यता थी। तो लोहे का बड़ा पैमाने पर कैसे प्रयोग हो जाएगा जब काष्ठ युगीन सभ्यता थी? तो गलत हो गया। दूसरा कथन कहता है कि चंदूदड़ो मनके बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित एक विशेष रूप से केंद्र था। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, चंदूदड़ो जो है मनके बनाने का केंद्र रहा है। केवल दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रारंभिक समाजों में महिलाओं की स्थिति के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रारंभिक जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो ऋग्वैदिक महिलाओं को विधत जैसी जनसभाओं में भाग लेने का पूरा अधिकार था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में बेटी के जन्म को स्पष्ट रूप से दुख का कारण जो है बताया गया था। ये भी करेक्ट ऑप्शन सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह की जो प्रथा है वो बड़े पैमाने पर प्रचलन नहीं, प्रारंभिक वैदिक काल में जो बाल विवाह की प्रथा है वो प्रचलन में नहीं थी। तो तीसरा गलत हो जाता है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। एक तरफ अभिकथन है और दूसरी तरफ कारण है, कौन सा अभिकथन कारण सही है? उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषक बस्तियां मुख्य रूप से बड़ी नदी घाटियों के किनारे बसी थी। हाँ बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि जो उपमहाद्वीप में शुरुआती चरण में जो कृषक बस्तियां थी वह कहाँ बसी थी? आप कहेंगे बड़ी नदी घाटियों के किनारे जो है बसी थी। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि नदियों ने साल भर सिंचाई की सुविधा प्रदान की और देश के भीतर आवागमन और संचार के मुख्य मार्ग के रूप में कार्य भी किया। हाँ तो ये दोनों बातें सही हैं और आपकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची एक में सामंती युग की शब्दावली है, दूसरे का अर्थ है, कौन सा सामंती शब्द जो है किस शब्द से जुड़ा हुआ है? जैसे विष्टि की बात किया है तो विष्टि जो है राज्य के द्वारा जबरन जबरन कराया जाने वाला श्रम हुआ था, जिसे वृष्टि कहा जाता था। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है भाग, भाग जो था वो कृषि उपज में राजा का एक पारंपरिक हिस्सा माना जाता था। ये भी करेक्ट है। हिरण्य की बात किया, टैक्स का भुगतान केवल नगद रूप में किया जाता था। तो ये भी सही है। और उद्रंग की बात किया तो स्थायी जोतदार पर लगाया गया कर था। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका रहेगा सभी सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, तीसरा सी का और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार उनसे संबंधित शासकों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई गुप्तकाल में जो सिक्के हैं उसके प्रकार और शासक कौन से संबंधित रहे हैं इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे अश्वमेध प्रकार की बात की जाए, जो अश्वमेध प्रकार है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तीरंदाज प्रकार की बात किया चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गैंडों के शिकार की बात किया तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक विकासों का सही कार्यक्रम क्या है? तो प्राचीन भारत में जो सामाजिक आर्थिक विकास का एक कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम सही है? तो हड़प्पा कालीन मनकों बनाने का निर्माण किया गया है 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय में। ऋग्वैदिक समाएं फिर की गई हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। फिर आहत सिक्के आए आपके लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर गुप्तोत्तर कालीन भूमि अनुदान की प्रथा रही है लगभग आप कहेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद में। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है सही रहेगा। हड़प्पा कालीन मनके, ऋग्वैदिक समाएं, आहत सिक्के और गुप्तोत्तर कालकालीन भूमि अनुदान की प्रथा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची एक में मंदिर है, सूची दो में अवस्थिति है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है? जैसे कैलाशनाथ मंदिर की बात किया तो कांचीपुरम में है। अब कांचीपुरम आपका पता होगा पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था।
दुर्गा मंदिर की बात किया तो ऐहोल में है। पंचरथ की बात किया है तो आप कहेंगे महाबलीपुरम में है। और पापनाथ मंदिर की बात करें तो पट्टकल में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। भाई एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में कौन सा सही है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह पूरी तरह से एक विशाल चट्टान को काटकर जो है बनाया गया है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के प्रत्यक्ष शाही संरक्षण बनाया गया, नहीं। राष्ट्रकूट राजा तो थे लेकिन आपके अमोघ वर्ष नहीं थे, आप कहेंगे कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। इसके कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो गुलाम व्यवस्था थी उसके संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के अधीन गुलाम व्यवस्था के बारे में उसने मतलब फिरोज शाह तुगलक ने शाही गुलामों के लिए एक दीवान ए बंदगान नाम से विभाग का एक नया विभाग बनाया था, बिल्कुल बात ठीक है। राज्य ने शाही कारखानों में गुलामों को काम रखने के लिए सख्ती से रोक लगा दी थी, तो ये गलत है। सख्ती से जब रोक कैसे लगाई गई थी, जबकि गुलाम व्यवस्था के लिए एक दीवाने बंदगान विभाग बना दिया तो कहीं ना कहीं गुलामों को काम कराने के लिए व्यवस्था की गई थी, तो गलत हो गया। इसने बड़ी संख्या में सरकारी गुलामों को निश्चित नगद भत्ता दिया जाता था, ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर कहेंगे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस उग्रपंथी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को प्रमुखता से लोकप्रिय बनाया। एक ऐसे उग्रवादी नेता रहे हैं जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की प्रमुखता को लोकप्रिय बनाया था, तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय का संबंध है ना। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को जो है लोकप्रिय बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश विस्तार के तरीकों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। किसके बारे में, ब्रिटिश विस्तार के तरीकों के बारे में। तो बात की जाए कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने के उद्देश्य से रिंग्स फेंस की नीति की व्यवस्था को लागू किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा लागू की गई, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है लागू की गई थी। दूसरा कहता है कि डलहौजी ने अवध राज्य के प्रत्यक्ष विलय का सही ठहराने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। नहीं, व्यक्तिगत सिद्धांत का इस्तेमाल जो है डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य के लिए तो किया था, लेकिन हड़प नीति के माध्यम से किया था, है ना। व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से तो आपको याद होगा सतारा, झांसी, नागपुर को मिलाया गया था, लेकिन यहाँ डलहौजी ने जो है आपके अवध राज्य का जो विलय किया था वो आपके इसके द्वारा हड़प नीति के द्वारा जो है किया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर कुशासन के आरोप में मतलब लगाया था, तो उसके माध्यम से कर लिया, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में तो आर्य समाज ने वेदों के स्थान पर उपनिषदों को सर्वोच्च और अचूक प्रमाणित माना है, तो ये गलत लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उपनिषदों की बजाय इन्होंने वेदों को ही सर्वोच्च माना है, तो पहला गलत हो गया। प्रार्थना समाज ने मुख्य रूप से नए धार्मिक सिद्धांत बनाने के बजाय सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था, बिल्कुल बात ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आप कहेंगे आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। दूसरा कहता है, तीसरा ऑप्शन है कि रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों की आध्यात्मिक एकता और सक्रिय मानवीय सेवा पर जोर दिया है, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था, याद रखिएगा, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अभिकथन और कारण यहाँ पर कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि शेरशाह सूरी ने बिहार में रोहतासगढ़ के रणनीतिक पहाड़ी किले को बृहद पैमाने पर दुर्गीकृत जो है किया हुआ है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। और दूसरा ऑप्शन कहता है बंगाल में अपने अभियानों के दौरान अपने परिवार और खजाने की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत भी थी, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं। आपका ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या है जो कर रहा है। सूची 1 में संवैधानिक अधिनियम है और सूची 2 में अब संवैधानिक अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात की गई है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है की गई थी 1774 में। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था, केवल चीन और चाय का व्यापार बचा था। 1833 के चार्टर एक्ट की बात किया तो भारत के गवर्नर जनरल का पद का गठन किया गया और चीन और चाय के व्यापार के साथ भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात किया तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पद को स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचकों एवं उनकी पुस्तकों के बारे में बताना है।
एक तरफ आलोचक है और एक तरफ पुस्तक है, कौन सी आलोचक से पुस्तक संबंधित है। जैसे बात किया दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी की बात किया तो प्रॉवर्टी एंड अनबिल्ट रूल इन इंडिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। आर.सी. दत्त की बात किया तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। और फिर बात किया एम.जी. रनाडे तो एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ही पुस्तकें आपके तीनों ही व्यक्तियों से ही मिली हुई हैं, आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस संघर्ष के दौरान वांडीवास की निर्णायक लड़ाई ने आखिरकार भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया था। तो ऑप्शन आएगा आपका तीसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक जो युद्ध है आपका 1756 से लेके 1763 तक चला था। आप सभी को पता होगा, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिस की संधि के साथ 1763 में फ्रांसीसी सेना इसमें थोड़ा सा पराजित हुई थी और वांडीवास को जो निर्णायक माना जाता है, और यहाँ पर जो है 1760 में लड़ी गई थी तीसरे कर्नाटक युद्ध के नाम से। अब यही युद्ध जो है आपके यूरोप में भी चल रहा था और उसी ने सप्तवर्ष युद्ध का जो है यहाँ पर रूप भी ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोलेट सत्याग्रह एवं उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में विचार करें, कौन सा सही है। भाई रोलेट एक्ट के सत्याग्रह के संबंधी घटनाओं पर रोलेट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक संदेह वाले लोगों को बिना जूरी ट्रायल, मतलब कि बिना कोई भी आपके अपील वकील दलील से, ऐसा कुछ नहीं था, और जेल में रखने का अधिकार जो है दे दिया था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आधिकारिक हंटर समिति ने 3 भारतीय सदस्यों को यहाँ पर शामिल किया था। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत से धन निकासी के संबंध पर विचार करना है कि जो भारत से धन निकासी की प्रक्रिया होती थी उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। होम चार्जेस भारत से ब्रिटेन की और होने वाली जो आर्थिक निकासी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसे धन होम चार्जेस के नाम से लिया जाता था। बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय निर्यात की वस्तुओं को खरीदने के लिए पूर्णतः भारतीय राजस्व का उपयोग जो है किया था, ये भी करेक्ट है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित, नहीं यार ये गलत है, प्रोत्साहित तो किया ही नहीं था, केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इसमें अभिकथन कारण कौन सा सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैध शासन दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना की, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को सख्ती से अलग कर दिया था। तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, तो ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित संधियां हैं और किस संघर्ष के दौरान की गई थी उसकी बात भी आ रही है। तो एक तरफ संधि और एक तरफ किस संघर्ष के दौरान की गई है। जैसे बात की जाए कि एक्सला चैपल की संधि, एक्सला सैपेल भी बोला जाता है, तो एक्सला सैपेल की संधि जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय 1746 से 1748 के समय हुआ था, इसके दौरान की गई थी। पांडुचेरी की संधि की बात की है दूसरी कर्नाटक युद्ध के समय की गई थी, 1749 से लेके यह 1754 के बीच में किया गया था। और पेरिस की संधि की बात किया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय की गई थी, 1790 से लेकर 1792 के समय। तो आपके जब तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, दो ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही रहेंगे, याद रखना है। और तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्सला सैपेल की, दूसरे कर्नाटक संधि पांडुचेरी की, और तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि की बात किया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही। भाई कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी के संबंधी जो पार्टी थी आपकी, इसके बारे में कौन सा सही है। तो बात किया है कि सीएसपी का जो गठन है 1934 में उन नेताओं के द्वारा किया गया जो पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही काम कर रहे थे, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो भाई ये गलत है, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कार्य किया गया था। और जयप्रकाश नारायण की बात किया तो यह अध्यक्ष नहीं थे बल्कि महासचिव थे। कौन से थे, महासचिव थे, रखना है। और आपके जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाहौर प्रस्ताव 1940 के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। भाई लाहौर प्रस्ताव 1940 के बारे में मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग राज्यों की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर पारित किया, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि सिकंदर हयात खान ने प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव के मूल पाठ का मसौदा तैयार किया था।
तो बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा कहता है लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नए स्वतंत्र राज्य को दर्शाने के लिए किया गया था। नहीं, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया था और यह हिंदू और ब्रिटिश प्रेस ने इसे तुरंत पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दे दिया था, लेकिन स्वतंत्र राज्यों की बात तो कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया था। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है। यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा करेक्ट है? अभिकथन कहता है कि अंततः ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में दोषी ठहराए गए आईएनए कमांडरों की सजा को माफ कर दिया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, जो आईएनए के आपके कमांडर थे उनको सजा को माफ कर दिया गया था। कारण कहता है कि अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी जन आंदोलनों एवं विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकार को सजाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आपके ऑप्शन दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर पा रहा है, तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। सूची एक में संगठन और उसकी इकाई मतलब यूनिट्स हैं और दूसरे रूप में संबंधी व्यक्ति हैं, किस संगठन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। रानी झांसी रेजिमेंट की बात किया है तो लक्ष्मी सहगल संबंधित है। फ्री इंडिया सेंटर की बात किया है सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात की जाए भारतीय स्वतंत्रता लीग की रास बिहारी बोस संबंधित हैं। और आईएनए बचाओ समिति की बात किया है भूलाबाई देसाई संबंधित है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए निम्नलिखित श्रमिक वर्ग किसान संगठनों के बारे में यहाँ पर बात की जाए। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ कौन से यहाँ पर नेता किससे सम्मिलित है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात किया तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की बात किया तो 1936 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे एनएम जोशी के द्वारा की गई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो आप कहेंगे यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आप कहेंगे इसकी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की गई थी। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें 1929 में की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर मिले हुए हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित घटनाओं को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना कब घटित हुई? जैसे बात की जाए ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में सत्ता में आई, कब आई थी? तो जुलाई 1945। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इसके बाद आता है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव घोषणा की गई, कब की गई थी? तो अगस्त 1945 में की गई थी, याद रखना है। तीसरा ऑप्शन आएगा युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई, कब की गई? सितंबर 1945 में की गई थी। और अंतिम में रॉयल इंडियन नेवी ने रैफ्टिंग्स की हड़ताल बॉम्बे में शुरू की गई, कब की गई थी? फरवरी 1946 में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित घटनाओं को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर भी सही करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947 को आया था। क्लीमेंट एटली के बयान में सत्ता हस्तांतरण के समय सीमा की घोषणा कब की गई? तो आप कहेंगे 20 फरवरी 1947 को की गई थी। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो आप कहेंगे 3 जून 1947 को की गई थी, रखना है 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ और स्वतंत्र भारत हो गया, यह कब हुआ? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन आपका डी रहेगा, 2, 3, 1, 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसके संबंध पर विचार करें और विचार करना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में कौन सा सही है? तो क्रिप्स प्रस्तावों में भारत को डोमिनियन स्टेटस और कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन यह सब दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही होना था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा है कि इस प्रस्ताव में किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने, एक अलग डोमिनियन बनाने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसको खारिज कर दिया था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा कहता है कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन केंद्रीय विधायिका के प्रति जवाबदेह एक वास्तविक कैबिनेट के रूप में नहीं किया गया था। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा कहता है मुस्लिम लीग ने इस प्रस्तावों को मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनमें पाकिस्तान के एक एकल संप्रभु राज्य के गठन की गारंटी नहीं दी गई थी। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। बल्कि प्रांतों के लिए छूट का जब प्रावधान कर दिया गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष रास्ता बन गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें कथन सही है? तो वायरस के बारे में कौन सा
सही है। वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। क्या आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं? आप कहेंगे वायरस में डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, लेकिन यह कहना गलत है कि दोनों होते हैं। ये बात तो सही नहीं है। वायरस जीवित कोशिकाओं के बाहर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो ये ऑप्शन सही है कि बाहर नहीं बढ़ा सकते। केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जीव निडेरिया संघ से संबंधित है? ऐसा कौन सा जीव है जो निडेरिया संघ से संबंधित है? आप कहेंगे हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव है जो निडेरिया संघ से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, यहाँ पर कितने युग्म सही है? तो बात की जाए एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी की बात किया तो घासों के अध्ययन से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी की बात की जाए, ऑन्कोलॉजी उम्र बढ़ने का अध्ययन संबंधित है, कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। किसके? कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, तो दूसरा गलत है। मेलकोलॉजी की बात की है, मेलकोलॉजी की बात किया है तो मोलस्कों के अध्ययन से संबंधित सही है। और फेरेनोलॉजी की बात किया है, खोपड़ी के आकार के अध्ययन से सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, मतलब 3 युग्म सही है, एक युग्म यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भाई प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले पुर्नकिंजे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1839 में किया गया था, है ना, 1839 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एफ्टाटॉक्सिन के संबंध में विचार करें, कौन सा सही है? भाई एफ्टाटॉक्सिन के बारे में कौन सा सही है? एफ्टाटॉक्सिन एस्परलिज्म फिलेवस नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कि मक्का और मेवे जैसी फसलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि एफ्टाटॉक्सिन्स प्राकृतिक एंटी फंगल हैं, जिनका उपयोग फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा एफ्टाटॉक्सिन्स कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं और यह विषैले यौगिक होते हैं, ना कि कवक की वृद्धि के लिए पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन ये दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा घटक केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में कौन सा पाया जाता है? एमआरएनए पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में एमआरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अंग प्रभावित तंत्र है, दूसरा रोग है, किस रोग से कौन सा अंग तंत्र प्रभावित हो जाता है? जैसे यहां पर अगर बात की जाए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब इसी तरह श्वसन तंत्र से निमोनिया, निमोनिया से स्वतंत्र हो जाता है। जननांग मार्ग की बात किया तो गोगोरिया, और प्रजनन पथ की बात किया तो सिफिलिस। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या रखना है। कुष्ठ रोग क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है और यह संक्रामक रोग है ना। इससे तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाती है। और कथन एवं यहाँ पर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है। कथन यहाँ पर क्या कहता है कि वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति को वर्गीकरण की मूल इकाई माना जाता है। निष्कर्ष 1 में बताया गया है कि एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग वंश के जीवों की तुलना में अधिक समानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ तो आपका निष्कर्ष पहला तो सही है। दूसरा कहता है प्रजाति सबसे ऊंची वर्गीकरण श्रेणी। अरे भाई, प्रजाति की सबसे ऊंची श्रेणी कैसे हो जाएगी? आपका वर्गीकरण का जो क्रम है आप सभी को पता होगा, सबसे वंश आएगा, वंश के बाद क्या आ जाएगा? कुल आ जाएगा, कुल के बाद गण आता है, गण के बाद वर्ग आता है, वर्ग के बाद संघ आता है, और संघ के बाद आपका जगत आएगा। तो इस तरीके से आता है। तो केवल ऑप्शन कहेंगे हम, केवल आपका डी वाला सही रहेगा। निष्कर्ष 1 सही है, जबकि निष्कर्ष दूसरा वाला यहाँ पर सही नहीं है। तो प्रजाति जो है सबसे निचले और सबसे विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में है, ना कि सबसे ऊपरी वर्ग की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री कोण पर कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण किसके करीब होगा? तो सबसे करीब अपवर्तन कोण किसके हो जाएगा? आप कहेंगे 28 डिग्री कोण के सबसे करीब जो है हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस बिंदु पर होता है? भाई कोई वस्तु का भार है, अधिकतम किस बिंदु पर होगा? आप कहेंगे ध्रुवों पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। किस पर? ध्रुवों पर कहेंगे सबसे ज्यादा हो जाएगा। केशिका नली में पानी किस कारण ऊपर चढ़ता है? भाई केशिका नली है और केशिका नली में जो पानी है किस कारण से ऊपर चढ़ता है? आप कहेंगे आसंजक एवं ससंजक बल के कारण जो है चढ़ता है। आसंजक एवं ससंजक बल के कारण केशिका नली में पानी जो है ऊपर चढ़ता है। अभिकथन और कारण, यहाँ पर कौन सा अभिकथन कारण सही है? तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कथन है कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष 1 कहता है कि इंसुलिन कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही कह रहा है। निष्कर्ष 2 कहता है इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की बी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका कहेंगे जो है आपके दोनों सही है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
पेंडुलम घड़ियों पर तापमान को प्रभाव को सही वर्णन करता है। भाई पेंडुलम घड़ियों पर तापमान के प्रभाव का सही वर्णन आपका गर्म मौसम में घड़ी धीमी हो जाती है, सी ऑप्शन सही है। कैसे गर्म मौसम में क्या होगा, घड़ी धीमी हो जाती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम जैविक कैसे होते हैं कि जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कथन है, निष्कर्ष एक कहता है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष दो कहता है अभिक्रिया के बाद एंजाइम रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। दोनों निष्कर्ष जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है। दाब परिवर्तन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। अभी गलत पूछ रहा है दाब परिवर्तन के बारे में, कौन सा है। उच्च दाब किसी पदार्थ के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ये तो सही लिखा है। उच्च दबाव बर्फ के गलनांक को कम कर देता है, ये भी सही लिखा है। पूछा है गलत कौन सा है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। बर्नौली के प्रमेय में द्रव्य की प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा शामिल है। क्या कहता है, बर्नौली के प्रमेय में द्रव्य की प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा शामिल है, तो आप कहेंगे दबाव, गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो है शामिल होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थोरियम और भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्व का सही वर्णन करता है। तो और यहाँ पर कितने ऑप्शन सही है। तो थोरियम एक प्रत्यक्ष विखंडनीय पदार्थ है जो अपने दम पर परमाणु श्रृंखला विक्रिया बनाए रखता है, गलत लिखा है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, जिसका अनुमान टन 8 लाख से अधिक है, बिल्कुल बात ठीक है। ये केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के तटीय वाले जो क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है, ये भी करेक्ट है। थोरियम 232 को फास्ट फ्रीडर रिएक्टरों में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है, जो फिर विखंडनीय ईंधन के रूप में कार्य करता है, करेक्ट है। तो 2-3 सही है, एक गलत है, तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कौन सा संघनन बहुलक है। भाई संघनन का बहुलक इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे बेकिलाइट। बेकिलाइट जो है आपके संघनन का बहुलक के रूप में कार्य जो है करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एथिलीन के अनुप्रयोगों का वर्णन करता है। एथिलीन के अनुप्रयोगों का वर्णन, इसका उपयोग मस्टर्ड गैस के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। इसका उपयोग फलों को पकाने में मदद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यह पॉलीमर उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। क्षार की अम्लता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भाई क्षार की अम्लता को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, तो एक क्षार में जितने OH आयन दान कर सकते हैं उनकी संख्या में इसको जो है परिभाषित किया जाता है। तो NaOH एक OH आयन मुक्त करता है, इसलिए एक जो है मोनो एसिडिक क्षार बनाता है। सोडियम बेंजोएट के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, सोडियम बेंजोएट के बारे में कौन सा सही है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अम्लीय खाद्य पदार्थों में किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग अम्लीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें किया जाएगा। यह एक कृत्रिम मिठास है। भाई कृत्रिम मिठास नहीं होती, रासायनिक परीक्षण में इसको बदला जाता है, तो आप कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। सोडियम बेंजोएट जो है कृत्रिम मिठास जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिटर्जेंट के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई डिटर्जेंट के बारे में कौन सा सही है। कठोर जल में साबुन की तुलना में डिटर्जेंट बेहतर काम करते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कठोर जल में साबुन की तुलना में जो अपमार्जक होता है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। डिटर्जेंट जो है कार्बोसिलिक अम्लों के एस्टर होते हैं, तो आप कहेंगे ये गलत है। जो डिटर्जेंट होते हैं कृत्रिम सफाई एजेंट होते हैं और लंबी श्रृंखला वाले अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट सोडियम को लवण के जो है बनते हैं, तो दूसरा गलत है। यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन ही केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। पीतल, तांबा, जस्ता एक मिश्रित धातु है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कांसे का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है, ये सही लिखा है। पूछा है गलत कौन सा, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कार्बन ऑक्साइड के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा सही है। धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। चूने के पानी में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं पड़ता है, अभिक्रिया करता है चूने के साथ पानी, तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्टेन संख्या के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, ऑक्टेन संख्या के बारे में कौन सा सही है। तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के एंटी नॉकिंग गुण को मापती है, बिल्कुल सही लिखा है।
C10 की संख्या वाष्पशीलता को मापती है, ये भी सही लिखा है। आइसो ऑक्टेन 100 ऑक्टेन संख्या का मानक है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नहीं, C10 संख्या वाष्पशीलता को मापती है, नहीं नहीं, केवल आपका यहाँ पर जो है पहला और तीसरा सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। C10 संख्या वाष्पशीलता को नहीं मापती है ना। वाष्पशीलता किसी द्रव्य के वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, याद रखना है। तो दूसरा गलत है, माफी चाहता हूँ, केवल पहला और तीसरा ही सही है, माफी चाहता हूँ, है ना, गलती से हो गया है। ग्लाइकेन एटलसिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसे मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। तो ग्लाइकेन एटलसिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है और इसे मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। तो आप कहेंगे नैनोमीटर स्केल रेजोल्यूशन पर ग्लाइकोकैलिक्स का मैप बनाने के लिए इसका जो है विकसित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होती है। ये कथन है कि ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होती है। निष्कर्ष कहता है कि ग्लाइकोलिसिस केवल वायवीय जीवों में ही होती है, केवल वायवीय जीवों में ही होती है। ये ऑप्शन आपका क्या लिखा है, गलत लिखा है। ग्लाइकोलिसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, ये भी गलत लिखा है। केवल शब्द यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप कहेंगे दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक कौन सी है। क्या बात कर रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक कौन सी है। तो आप कहेंगे नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन सी है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन या रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करने के बाद भारत सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं। तो आप कहेंगे आदित्य पांड्या बने हुए। कौन बने हैं, आदित्य पांड्या ने गुजरात के धोलावीरा में सिलुमेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को सफलतापूर्वक जो है क्या किया हुआ है, पूरा किया हुआ है मिशन को। तो इसलिए आदित्य पांड्या सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो है बने हैं। रिपोर्ट और सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, इसकी बात की जा रही है। जैसे बात किया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक वेल्ट हंगर हेल्प और करसन वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट की बात किया तो यूएनडीपी जारी करता है, ये भी करेक्ट है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात की जाए तो आपकी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक आईएमआई के द्वारा जारी नहीं की जाती है, बल्कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। तो आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है, ना कि आईएमडी के द्वारा, गलत है। विश्व नवाचार सूचकांक की बात की जाए तो आपको विश्व आर्थिक मंच जारी नहीं करता है, बल्कि बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जाती है, ये भी गलत है। तो केवल दो ऑप्शन आपके सही हैं, जबकि दो ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट के अंतर्गत श्रेणी में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, आर्थिक गलियारे शामिल हैं, तटीय बंदरगाह संपर्क मार्ग शामिल है, और यहाँ पर ग्रामीण सड़कें शामिल नहीं है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका जो है आपके भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो है शामिल फर्स्ट के तहत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 25-26 में भारत के निर्यात प्रोत्साहन ढांचे के संबंध पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो भारत के वित्त वर्ष 25-26 के बारे में कौन सही है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन को वित्त वर्ष 25-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपए के परवे के साथ मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा कहता है वित्त वर्ष 24-25 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया 116.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कुल व्यापारिक निर्यात का 26% अधिक है, ये भी करेक्ट है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्यों में संयुक्त अरब अमीरात और चीन भी शामिल है, ये भी सही है। 2024 तक भारत दुनिया भर में सामान निर्यात करने में 10 देशों में शामिल रहा है, नहीं 10 देशों में शामिल नहीं था, 18वां स्थान था उस समय भारत का, तो ये भी गलत। तो पहला दूसरा तीसरा जो है सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत है। वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव्स के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव्स के बारे में कौन सा सही है। तो डेरिवेटिव एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या सूचकांक से प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। दूसरा कहता है कि डेरिवेटिव्स मूल अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल में होने वाले उतार चढ़ाव से स्वतंत्र होता है, नहीं ये गलत है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मदों को भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में किस किस को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा निर्यात को शामिल किया जाता है, निजी हस्तांतरण को शामिल किया जाएगा, शुद्ध वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला और दूसरा बीओपी कहेंगे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टैक्स
बायंसी, टैक्स बॉयंसी के बारे में विचार करें कौन सा सही है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बदलाव के प्रतिकर राजस्व में होने वाली वृद्धि की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है। बात ठीक कह रहा है कि टैक्स बायंसी जो है एक आर्थिक संकेतक है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति सरकार का जो राजस्व क्रिया जो प्रतिक्रियाशील होता है उसको मापता है। दूसरा कहता है कि इससे पता चलता है टैक्स से होने वाली कमाई का आर्थिक विकास दर का संबंध कोई नहीं बिल्कुल है, इसका संबंध तो आर्थिक विकास दर को ही मापता है जो कि मैंने पहले ही बताया, आर्थिक संकेतक है, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिभार की प्रकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। अधिभार की प्रकृति का सर्वाधिक वर्णन कौन करता है। किसी सेवा के लिए शुरू में बताई गई कीमत के अलावा जोड़ा गया जो अतिरिक्त शुल्क होता है वो अधिभार की प्रकृति को जो है वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत का सेवा निर्यात स्तर कितना पहुंच गया है। तो भारत का सेवा निर्यात जो है यूएसडी 387.6 अरब जो है पहुंच गया है, डॉलर में है, याद रखना है। नीति आयोग के बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार बहुआमी गरीबी में कितनी कमी आई है। तो बहुआमी गरीबी में जो नीति आयोग ने कहा है जो गरीबी आई है तो 55.34% 2005-6 से 11.28% 22-23 में रह गई है। तो बी ऑप्शन जो है नीति आयोग के द्वारा बताया गया है। सेबी के द्वारा प्रस्तावित सेंसिटाइजेशन प्लान मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकी वर्ग को लक्षित करता है। सेबी के द्वारा प्रस्तावित है सेटेलाइजेशन प्लान है और यह जनसांख्यिकी वर्ग को लक्षित करता है। ऑप्शन रहेगा कम आय वाले समूह का म्यूचुअल फंड में निवेश को जो है लक्षित करता है, टारगेट करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस चार्टर अधिनियम ने चीन और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट ऐसा चार्टर एक्ट है जिसने चीन के साथ चाय और व्यापार के साथ जो है समाप्त कर दिया था, जबकि 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा था, लेकिन 1833 आते आते ये दोनों अधिकार भी जो है समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, एक तरफ अधिनियम है दूसरी तरफ मुख्य विशेषताएं, कौन सा अधिनियम किस विशेषता से संबंधित है इसकी बात की जाए तो हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 की। तो आपके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सम्मिलित है। चार्टर एक्ट 1853 की बात की जाए तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करने सम्मिलित है। 1919 का अधिनियम की बात की जाए तो प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम से जो है आपका लागू किया गया था। नहीं, प्रांतीय स्वायत्तता तो 1935 में दी गई थी। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था। तो है ना, आपका ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन सही है। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, जबकि 1935 में प्रांतों में आपकी जो है स्वायत्तता जो है लागू की गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभिकथन और कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये भी सही है। आप कहेंगे ऑप्शन दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। नीति निर्देशक तत्व एवं उनके वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है और गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, करेक्ट है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सहायता समाज के बारे में बात की गई है, समाजवादी कानून से संबंधित, सही है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की बात की गई है, गांधीवादी नहीं, ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि इसको उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला गलत है। केवल 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट है, 1, 2, 3, जबकि चौथा वाला सही नहीं है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्राप्त मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 23 में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है, करेक्ट है। अनुच्छेद 24 में बात की जाए तो खतरनाक कामों में बच्चों को रोजगार पर रोक की बात की गई है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अनुच्छेद 20 में बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में भूतलक्षी कानूनों से संरक्षण की बात की गई है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 22 में जो दोहरे जोखिम से मुक्ति की बात की। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन चौथा गलत है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाती है। यह किस आपके मामले में बात कही गई है, तो आप कहेंगे IR कोलाहो मामले में बात कही गई थी और 2007 का यह मामला है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीटो है और विशेषता है, कौन सा वीटो किस विशेषता से संबंधित है। जैसे पूर्ण वीटो की बात करें तो पूर्ण वीटो का मतलब होता है आमतौर पर निजी सदस्य विधेयकों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निलंबन वीटो की बात की जाए तो पुनर्विचार के बाद साधारण बहुमत से इसे बदला जा सकता है। पॉकेट वीटो की बात की जाए तो 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इस पे कार्रवाई की गई थी, सही है। और क्वालिफाइड वीटो की बात की जाए, यह भारतीय राष्ट्रपति के पास भारत में नहीं है, आपका ऑप्शन ये भी चौथे से मिलाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ मिला दिया, आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब विकथन कारण इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है बात की जा रही है, तो बात किया है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कभी भी काम नहीं आया। तो जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कभी भी काम नहीं आया, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 99 शब्दांश संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार को रद्द कर दिया, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। कैबिनेट समिति एवं उसकी प्रकृति के बारे में बात कर रही है, कैबिनेट समिति और किस प्रकृति से उसको संबंधित रहा है। जैसे बात किया सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो है कैसे संबंधित है, तो आप कहेंगे स्थायी समिति से संबंधित है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बात की जाए तो तदर्थ एड हॉक समिति समेत नहीं है। मंत्रिमंडल की है नियुक्ति समिति का स्थायी समिति है, तो आपका यहाँ ऑप्शन दूसरा गलत है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की बात की जाए तो स्थायी समिति ये भी सही है। मंत्रियों के समूह की बात किया है तो उत्पत्ति से समन्वय संबंधित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है कहेंगे केवल 3 ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं और उसके निर्णय के बारे में बात की गई है, कौन सा मामला किस निर्णय से संबंधित है। गोलकनाथ केस की बात की जाए तो गोलकनाथ जो केस है आपका, गोलकनाथ केस जो है आपके संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और यह 1967 से संबंधित है, सही लिखा है। मिनर्वा मिल्स केस की बात की है, मिनर्वा मिल्स केस जो है 1980 से संबंधित है, न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल ढांचे में जोड़ा गया था, करेक्ट है। मेनका गांधी केस की बात की जाए तो 1978 से संबंधित है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया प्रत्यक्ष निष्पक्ष न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए, करेक्ट है। बेरूबारी यूनियन केस की बात की जाए तो यह 1960 से संबंधित है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान नहीं, बेरूबारी मामला जो है आपके किससे, बेरूबारी यूनियन मामले से संबंधित है, ना कि यह प्रस्तावना से संबंधित है। तो ऑप्शन केवल पहले 2 3 सही है, यहाँ पर ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक थी, तो किस जिले की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, पूर्वी चंपारण की जनसंख्या कहेंगे दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिली है। अच्छा, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम आंसर तो देते हो। क्वेश्चन आता है कि 2026-27 के बजट में बिहार के आंतरिक कर संग्रह में किस कर का हिस्सा सबसे अधिक रहने का अनुमान है, तो आप कहेंगे राज्य की जीएसटी कर का सबसे ज्यादा बजट में हिस्सा रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 21,270 करोड़ रुपए की राशि जो है बिहार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दी गई है। अभिकथन कारण है कि बिहार में कृषि जलवायु जोनिंग की अवधारणा वास्तव में भौगोलिक विविधता के प्रति एक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही है। कारण है कि पूरे राज्य में मिट्टी, बारिश, तापमान, जमीन की बनावट इतना अंतर है कि उनके लिए अलग अलग प्लानिंग जो है करनी पड़ती है, तो ये भी ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन कारण है बिहार की मिट्टी जलवायु मिलकर खेती के अवसर चुनौतियां दोनों ही पैदा करते हैं, क्योंकि अलग अलग है बिल्कुल की अलग अलग प्लानिंग भी बनानी पड़ती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि जलोढ़ परिप्रेक्ष्य जो उपजाऊ वन को बनाए रखता है, पोषक तत्वों की कमी, मौसम के अनुसार होने वाली मौसमी तनाव की सीमाओं का भी सामना करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपके दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी मजरुल हक थे, जिनके द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना जो है की गई थी। बैकुंठ शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी को बदला लेने के लिए फणनाथ घोष की हत्या की थी, तो बैकुंठ शुक्ल ने किस क्रांतिकारी की फांसी को बदला लिया था, तो ऑप्शन आपका रहेगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए फणिंद्रनाथ घोष की इन्होंने जो है हत्या की। वीर कुंवर सिंह के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में कौन सा सही है। तो बात की जाए कि 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने विद्रोह को नेतृत्व को संभाला तब उनकी उम्र केवल 59 वर्ष थी, भाई गलत लिखा है, उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, ना कि आपके 59 वर्ष, तो गलत है। हर साल बिहार में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीर अली खान के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बारे में,
पीर अली खान के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। अंग्रेजों ने 7 जुलाई 1857 को पीर अली खान को फांसी दी थी, करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना से जुड़े थे, ये भी करेक्ट है। बिहार में हर 7 जून को शहीद पीर अली दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 7 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि 7 जून को मनाया जाता है। तो 7 जुलाई को शहीद पीर अली दिवस मनाया जाता है। पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोसी नदी के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कोसी नदी के बारे में क्या ऑप्शन है, तो कोसी नदी जो है सुपौल जिले के भीमनगर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, करेक्ट है। कोसी बैराज भीमनगर में स्थित है, ये भी सही है। कोसी नदी अंततः भागलपुर जिले में गंगा में मिल जाती है, तो कोसी नदी भागलपुर जिले में गंगा में नहीं मिलती है, बल्कि कटिहार जिले में मिलती है। तो भागलपुर में नहीं मिलती है, आप कहेंगे किस जिले में, कटिहार जिले के, आप कहेंगे जो है कटिहार जिले के कुर्सिला के पास मिलती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहेंगे सोमेश्वर की पहाड़ियों से बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो नागी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पटना में स्थित डच फैक्ट्री ब्रिटिश नियंत्रण में कब आई, तो पटना में जो आपकी डच फैक्ट्री थी वो आपके 1824 में ब्रिटिश के नियंत्रण में आई थी, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका उद्देश्य कि मेची नदी से अतिरिक्त पानी को कोसी नदी में पहुंचाना, भाई गलत लिखा है। कोसी नदी इसका उद्देश्य है कि परियोजनाओं को आपस में जोड़ के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान करना और सिंचाई क्षेत्रीय जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, तो पहला गलत हो गया। इस परियोजना से अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिलों को लाभ होने की उम्मीद है, करेक्ट है। यह परियोजना महानंदा बेसिन को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। जब 1916 में पटना हाईकोर्ट ने काम शुरू किया तो उसमें शामिल थे, जब 1916 में पटना हाईकोर्ट ने काम शुरू किया था तो उसमें कौन शामिल थे, तो आप कहेंगे 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है बिहार राज्य है, कौन सा है, बिहार राज्य है। कुल उत्पादन में 11% का योगदान जो है बिहार राज्य देता या रखा है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन हैं, तो सुमित्रा रानी शाह हैं। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना है। 60 वर्ष इनकी उम्र थी और भोजपुर जिले से ये संबंधित है, ठीक है। और बिहार में भारतीय नागरिकता पाने वाली नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह पहली व्यक्ति थी। 18वीं बिहार विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 29 महिला विधायकों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ इन जगहों पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे एक तो नवानगर बक्सर जिले में, दूसरा आपका कुमारबाग पश्चिमी चंपारण जिले में जो है विकसित किए जा रहे हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना बिहार राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई, सही लिखा है। इस प्रोजेक्ट में AI आधारित डिजिटल सैंडबॉक्स को स्थापित करने का प्रस्ताव है, करेक्ट है। अब पूछा है गलत कौन सा, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सी विशेषता टैगा बोरियल वन बायोम के लिए नहीं है, तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो टैगा बोरियल वन बायोम के लिए नहीं है, तो आप कहेंगे लंबी बहुत ज्यादा ठंडे वाली सर्दियां शामिल हैं, पौधों की बढ़ने के छोटा मौसम शामिल है, कम तापमान के कारण पेड़ पौधों की बढ़त सीमा शामिल है, पूरे इलाके में जमीन का जमा होना इसके लिए शामिल नहीं है, सी ऑप्शन कहेंगे टैगा बोरियम बायोम के लिए शामिल नहीं है। नीचे दिए गए वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और उनकी प्रमुख नदी है, मिलाना है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी से संबंधित है। जैसे बात की है आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व की बात की है तो यमुना नदी से संबंधित है। केशवपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व की बात की जाए तो आपका सिंधु नदी से संबंधित है। नदूर मध्यमेश्वर की बात की जाए, नदूर मध्यमेश्वर कृष्णा नदी से नहीं है संबंधित, ये आपकी गोदावरी नदी संबंधित है, कौन सी, गोदावरी नदी से संबंधित है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो आपकी कावेरी नदी संबंधित है। तो 1 2 4 सही है, तो आप कहेंगे 3 युग्म सही है, जबकि 1 युग्म यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सेल्फ उस प्रागैतिहासिक जमीनी पुल से जुड़ा है जिसने एशिया से उत्तरी अमेरिका तक इंसानों के प्रवास को संभव बनाया है, तो आप कहेंगे बेरिंग सेल्फ जुड़ा हुआ है, कौन सा, बेरिंग सेल्फ जो है आपके अंतिम हिमयुग प्लेस्टोसीन युग से जो है जुड़ा हुआ है। सूची 1 में औद्योगिक क्षेत्र है, सूची 2 में प्रमुख औद्योगिक विशेषताएं, कौन सा क्षेत्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है। जैसे बात किया है हुगली क्षेत्र, हुगली क्षेत्र जूट उद्योग के लिए। मुंबई पुणे क्षेत्र की बात किया है सूती वस्त्र मनोरंजन के लिए उद्योग के लिए।
छोटा नागपुर क्षेत्र की बात किया है भारी धातु कर्म उद्योग के लिए, गुजरात क्षेत्र की बात किया तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से जानवरों का कौन सा समूह लद्दाख में पाए जाने वाले वन्य जीवों की विशेषता है। ऐसा जानवरों कौन सा समूह है जो लद्दाख में वन्य जीवों का समूह पाया जाता है। हिम तेंदुआ, आइबेक्स और तिब्बती मिरग, ये आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा विकल्प चार मुख्य कारकों को सही पहचान करता है जो महासागरों की सतह की लवणता को नियंत्रित करते हैं। महासागरों की सतह की लवणता को बाष्पीकरण, वर्षण, नदियों का बहाव, समुद्री बर्फ का जमना और पिघलना संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्री लहरों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में बात कर रहा है, समुद्री लहरों के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। कौन सा ऑप्शन सही है। लहर की ऊंचाई लहर के शिखर एवं गर्त के बीच ऊर्ध्वा दूरी होती है, बिल्कुल बात ठीक कह गई है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य दो लगातार आने वाले शिखरों एवं गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी को होती है, ये भी करेक्ट है। गहरे पानी की लहर की गति मुख्य रूप से ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है, तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे जुड़ा है। भाई दक्कन ट्रैप किससे जुड़ा हुआ है बात की जाए तो आप कहेंगे रियूनियन हॉटस्पॉट से संबंधित दरार ज्वालामुखी गतिविधियों से दक्कन ट्रैप जुड़ा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैला है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिमालयी सिंटेक्सियल बैंड मोड़ों के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। पश्चिमी सिंटेक्सियल मोड नंगा पर्वत के पास स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी सिंटेक्सियल मोड नामचा पर्वत के पास स्थित है, ये भी करेक्ट है। और दोनों सिंटेक्सियल मोड इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के बीच विवर्तनिक अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है। ये अगर आप छोटा सा अगर आप एक चीज का थोड़ा देखना है, जैसे मान लो ये आपका भारत का नक्शा हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये आपका तो ये आपका नंगा पर्वत है, ये आपका नामचा पर्वत है। तो इस तरीके से हेयर पेन के आकार का आप देखोगे तो ये आपकी दोनों मोड़ है और आपको अच्छे से याद कर लेना है। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित मिड अटलांटिक रिज के समुद्र के नीचे वाले हिस्से में विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आइसलैंड का जो आपका साउथ वेस्ट वाला मिड अटलांटिक रिज है, समुद्र के नीचे वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे रैक जानेस रिज के नाम से जाना जाता है। तो रैकजानेस रिज के नाम से या रैकजानेस रिज के नाम से जो है जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए कि कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, नहीं ये ऑप्शन तो गलत है ना। एडमिरल कृष्णा स्वामी ने 31 मई 2026 को 27वें नौसेना के रूप में कार्यभार संभाला था, ना कि 25वें क्रम के लिए। दूसरा कहता है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं, सही बात है। दूसरा है कि एनएस राजा सुब्रमणी भारत के चौथे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो आपका ऑप्शन कहेंगे ये आपका क्या है, गलत है। चौथा कहता है अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, सही है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी आधिकारिक थीम के विचार में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय मंचों की उनके आधिकारिक थीम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार यहाँ पर किया जाए, पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन संतुलन बहाल करना स्वास्थ्य कल्याण विज्ञान से संबंधित है, क्या ये सही है। तो आप करेंगे संतुलन बहाल करना और पारंपरिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विज्ञान संबंधित है, आप कहेंगे करेक्ट है। दूसरा कहता है ग्लोबल एआई शो 2025 सशक्त भारत आत्मनिर्भरता संतुलन और नवाचार से संबंधित है। तो आपका ग्लोबल जो एआई शो 2025 में हुआ था, एआई 2031 बुद्धिमान भविष्य को गति प्रदान करने से संबंधित है, तो ये दूसरा गलत है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 की बात की है, एआई 2031 इंटेलिजेंट भविष्यता की गति को प्रदान करने से, ये भी आपका नहीं है। ये आपका संबंधित है सशक्त भारत और पर्याप्त आपके नवाचार से। तो दूसरा का पहला और दूसरे का तीसरे संबंधित है। 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा एक सूर्य एक विश्व और एक साझा संकल्प संबंधित है, करेक्ट है। तो पहला और चौथा तो सही है और यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो कौन सा गलत है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, सही लिखा है। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला खास न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्री निगरानी पोत है, ये भी सही है। जमैका भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, जमैका ने नहीं अपनाया है, याद रखना है। इसके द्वारा अपनाया गया है, त्रिनाद एवं टोबैगो के द्वारा अपनाया गया है, तो तीसरा गलत है। भारत का पहला एआई आधारित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र
झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है, करेक्ट है। तो पूछा था कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे सी गलत है, क्योंकि जमैका ने नहीं अपनाया था यूपीआई को, त्रिनाड एवं टोबैको के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संबंध पर विचार करें। यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देश जो है ओपेक, इसके बारे में विचार करना है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 से ओपेक और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन से आधिकारिक तौर पर से खुद को अलग कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहा है। बाहर निकलने से पहले यूएई, सऊदी अरब और इराक के बाद ओपेक कार्टेल में कच्चा तेल उत्पादित करने वाला तीसरा बड़ा देश था। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कहता है कि ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। यूएई इसके 5 मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था। ये भी करेक्ट है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, भले ही ऑस्ट्रिया इस संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी रहेगा आपके ऑप्शन डी रहेगा आपके ऑप्शन जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में प्रकाशित किताब है और उनके लेखक है, कौन सा लेखक किस किताब से संबंधित है इसकी बात की जा रही है। जैसे द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी एन पनिक्कर, ये जो आपके लेखक है इसके पीपी सत्यन संबंधित है, करेक्ट है। ऑफ टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज की बात किया है, रस्किन बॉन्ड संबंधित है, करेक्ट है। बेटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स की बात किया है, तो श्याम श्रीनिवासन संबंधित है, करेक्ट है। द सेज हु रीमेजिंग हिंदुस्तान की बात किया है, तो आपके अमित शाह संबंधित नहीं है, इससे संबंधित जो है डॉक्टर शशि थरूर है। कौन है? डॉक्टर शशि थरूर से जो है संबंधित है। तो चौथा वाला गलत है, जबकि 1 2 3 आपके ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात की जाए तो भारत का प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीड रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। कारण कहता है फास्टर ब्रीड रिएक्टर यूनियम 238 जैसे फर्टाइल समस्थानिक को बदलकर इसके इस्तेमाल से ज्यादा विखंडन योग पदार्थ बनाता है। ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही करेक्ट है, क्योंकि लेकिन दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ आयोजन 2026 में हुआ है और पदक विजेता कौन रहा है इसकी बात की जा रही है। जैसे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात की जाए तो आपके स्वर्ण विजेता है विश्वनाथ सुरेश। विश्व पैरा तीरंदाजी की बात की जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता पायल नाग है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा आपके सौरभ कोठारी पंकज अनवाणी को हराया है। राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप समरदीप सिंह गिल को मिला हुआ है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट है। एक तरफ योजना पोर्टल ऐप है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा योजना पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? जैसे भू भारती पोर्टल की बात किया तेलंगाना राज्य से संबंधित है। माझीगांव आरोग्य संपन्न गायों की बात किया महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ई श्रम सारथी ऐप की बात किया छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और कुरेल ऐप आपदा जानकारी ऐप की बात किया तो मिजोरम राज्य से है संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान है? जैसे अभ्यास टाइगर श्रॉफ की बात किया है, अभ्यास टाइगर श्रॉफ अमेरिका और भारत के बीच में होता है, करेक्ट है। अभ्यास बरुण की बात किया है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, करेक्ट है। और अभ्यास सिम्बेक्स की बात की जाए भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, करेक्ट है। डी वाला रहेगा कि तीनों ऑप्शन आपके जो है करेक्ट है। कौन सा राज्य एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, वो भी एआई के माध्यम से करता है। एक तरफ योजना और पहल है और कौन सा मंत्रालय संबंधित है? जैसे पीएम किसान की बात किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संबंधित है। PMJ की बात की जाए यहाँ पर जो है आपके वित्त मंत्रालय संबंधित है। ई श्रम पोर्टल की बात किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संबंधित है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की बात किया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधित। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकृति के अधिकार राइट्स ऑफ नेचर के संबंध में वैश्विक गतिविधियों में के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो स्पेन का मार मैनोर लेगून खेती से होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा करने के लिए अपनी कानूनी पहचान का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है कि न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को कानूनी तौर पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो स्वयं का मालिक है। दूसरा भी सही है। पेरू के एक स्थानीय कानून ने आधिकारिक तौर पर बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दे दी। ये भी सही है। लॉस सेंड्रोस क्लाउड फॉरेस्ट जो कानूनी तौर पर प्रकृति के अधिकारों को लागू करता है कोस्टा रिका में है। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। कोस्टा रिका में नहीं है बल्कि यह इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में है स्थित है। तो चौथा गलत है, केवल पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा करो 1 2 3 बार जिससे याद हो जाए। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संबंध में
भारत G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था, करेक्ट है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना है, ये भी करेक्ट है। डी रहेगा, 1 2 तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। घटनाएं हैं और उन जगहों से जुड़ी विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे दूसरा भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव लुम्बिनी में हुआ, करेक्ट है। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बेकांग में हुआ, करेक्ट है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 आपके चीन में हुआ, करेक्ट है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट सम्मेलन 2025 की बात की है, अब की है दिल्ली में नहीं हुआ था, तो कहां पर हुआ था, ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में। तो ऑप्शन कहेंगे 3 सही है, जबकि एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय वर्ष है और कब किस वर्ष को घोषित किया गया है। जैसे ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात किया है, 2025 को घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष की बात किया है, 2023 को घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष की बात किया है, 2024 को घोषित किया गया था। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात किया, 2025 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद कर लो। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में कौन सा सही है, तो यहां पर बात की जाए कौन सा ऑप्शन जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी के बारे में सही है। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इंडेक्स स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ उपलब्धियां हैं, उनसे जुड़ी इकाइयां हैं, कौन सी उपलब्धि किस आपकी यूनिट को दी गई है। जैसे RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट बना हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है, 2025 में मिली है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम आप कहेंगे IIT रोपड़ को दिया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा आता है कि भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य हैं उनके हालिया नीतिगत फैसले हैं, कौन सा राज्य किस नीतिगत फैसले से संबंधित, करेक्ट है। जैसे नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड गाड़ियों पर धर्म आधारित पहचान के निशान को दिखावे पर रोक लगा दी गई है, बिल्कुल बात ठीक है। कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है, ये भी करेक्ट है। असम राज्य की बात की जाए, राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की गई है, ये भी करेक्ट है। और मेघालय राज्य की बात किया है, खांसी और गारो को आधिकारिक तौर पर भाषाओं को मान्यता दे दी गई, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन आपके नीतिगत फैसलों के अभी हाल ही के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, हाल ही में समुद्र तटों के किस युग में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस समुद्र तटों को मिला है, तो पुरी बीच को मिला है उड़ीसा के, और सोनापुर बीच को दिया गया है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। इनमें से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नया सदस्य देश बना हुआ है। तो आर्मेनिया एक ऐसा सदस्य देश है जो IUCN का भी हाल ही में एक नया सदस्य देश के रूप में उभरा है। सूची 1 में फिल्म है, सूची 2 में पुरस्कार मान्यता प्राप्त है, कौन सी सूची में किस फिल्म को मिला है। वन बैटल आफ्टर अनदर की बात की जाए तो आपके बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट की बात की जाए तो आपके पाल्मे डिओर को दिया गया है। 12th फेल की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। और हैमनेट की बात की तो बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को दिया गया है। किताब है और उनसे संबंधित लेखक है, कौन सा किताब किस लेखक से संबंधित है। जैसे मोदी मिशन की बात की है, बैरजेस देसाई संबंधित है, करेक्ट है। अटल रेमिनिसेंस की बात की जाए तो अशोक टंडन संबंधित है, करेक्ट है। इसी तरह भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग और रियल आइडेंटिटी की बात किया तो अभिजीत जोग संबंधित है, करेक्ट है। द मैजिक ऑफ लास्ट इयरिंग्स की बात की जाए सुधा मूर्ति संबंधित है, करेक्ट है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन से, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने क्षुद्रग्रह के नमूने इकट्ठा करने के लिए तियानवेन-2 मिशन को लॉन्च किया हुआ है। तियानवेन-2 मिशन को लॉन्च किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा किया गया है, याद रखना है। क्षुद्रग्रह को करेगा और इकट्ठा करेगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB को दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। दुनिया का पहला ट्रिलियन नियर बन गया है, दुनिया का पहला ट्रिलियन कौन बना हुआ है, तो आप कहेंगे एलन मस्क। एलन मस्क जो है ट्रिलियन वाले बन गए हैं, याद रखना। कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बने हैं, तो रितिका श्री। रितिका श्री को पहले ट्रांसजेंडर आपकी एम्पायर के रूप में घोषित कराया गया है या बनाया गया है। टेनिस फुटबॉल खिताब 2026 के विजेता की बात की जाए तो मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब की बात किया किसने जीता हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपका रहेगा मार्ता कोतुशको ने जीता है। मैड्रिड ओपन पुरुष एकल का खिताब की बात किया तो जेनिक सैनन ने जीता है। ला लीगा 95वें संस्करण की बात किया तो बार्सिलोना में जीता है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात किया तो आर्सेनल के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब कौन सा ऑप्शन गलत है बात की गई है, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी की सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.6% रही है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा स्तर पर है। ये तो सही लिखा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। भाई दुनिया का 5वां नहीं है बल्कि 7वां सबसे बड़ा आपका कौन है, सेवा निर्यातक देश है। तो दूसरा वाला गलत है, जो गलत है भाई सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। पुरस्कार हैं उन्हें पाने वाले व्यक्ति युग्म है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्रेसा माचेल को दिया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। एबल पुरस्कार 2026 की बात की जाए तो मसाकी काशीवार नहीं, एबल पुरस्कार की बात किया है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स जर्मन गणितज्ञ गर्ड फल्टिंग्स को जो है गणितीय ज्यामिति के लिए जो है दिया गया है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ये वाला दूसरा वाला गलत है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2026 की बात की जाए मारिया गेला हंगारिया को नहीं, ये भी गलत है। आपके होबे लेली वेल्ड को जो है दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक युग्म सही है आपके, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBBRY के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। यह योजना 1 अगस्त 2025 को लागू हुई, जबकि इसके तहत प्रोत्साहन राशि के पहले व्यापक वितरण के लिए औपचारिक सूचना जून 2026 से की गई है, बिल्कुल बात ठीक है। युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है, नहीं गलत है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। इस योजना के तहत 1 लाख तक की मासिक सैलरी पाने वाले योग्य नए कर्मचारियों को 15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन भी मिल सकता है, सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो आज हमने यहाँ पर 140 प्रश्नों को कवर कर लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है पूरी टेस्ट सीरीज में 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके सीसेट के रहते हैं। और सीसेट वाली वीडियो हम अलग से बनाते हैं, जबकि आपके 10, 20, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज के, तब उस पर हम जो है बना लेते हैं। तो ध्यान रखना है, ये चैनल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी हम एडुटेरिया की PYQ भी लगाने वाले हैं, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इस छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप भी आ चुका है, इसका नाम है UPSC नेट। इस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है केवल 49 रुपए में। ऑनलाइन माध्यम से 18 टेस्ट बना दिए हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से लगा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम कोई परेशानी आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।